जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार BWC किड्स में। इस वीडियो में हम आज के जो वीकली टेस्ट हुआ क्लास 8 SST का जो क्वेश्चन आया था, इस वीडियो में हम अच्छे से देखने वाले हैं और साथ ही साथ उसका आंसर भी देखने वाले हैं। तो आप सभी मिला लीजिएगा। और हाँ, सितंबर में ही आपका हाफ ईयरली एग्जाम है, तो उसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लगातार अपलोड हो रहा है। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर दोनों कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या गया था, और ये प्रश्न मैंने कल करवा दिया था। बिल्कुल साथियों, ये प्रश्न मैंने कल करवा दिया था, लाइव क्लास में करवाया था। आपने याद कर लिया होगा तो आप सही कर लिए होंगे। पहला प्रश्न पूछा गया, टिस्को की स्थापना किस शहर में की गई है? विकल्प है रांची, जमशेदपुर, बोकारो या कोडरमा। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर यहाँ पर खा था। मैंने कल ही कहा था, टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर की गई थी, जिसका उत्पादन 1912 ईस्वी में शुरू हुआ था। सारी चीजें मैंने बता दिया था आप सभी को, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा खा, जमशेदपुर। सही है। कितने लोगों का सही हुआ? टाटा का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? अभी मैंने बताया। विकल्प दे रखा है स्वर्ण रेखा, बराकर, गंगा या दामोदर। यहाँ पे सही उत्तर का था, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जमशेदपुर स्थित है। तीसरा प्रश्न है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? विकल्प है 1950, 1958, 1947, 1955। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, यहाँ पे सही उत्तर होगा 1958। विकल्प संख्या 20 सही है बच्चा, 1958 सही था। इसमें जो इस्पात उद्योग, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, रेलवे आदि को सेवा प्रदान कर रहा है, ये अभी भी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, टिस्को में स्टील का उत्पादन कब से होने लगा? देखिए, स्थापना तो 1907 में हो गया था, लेकिन स्टील का उत्पादन जो है 1912 में शुरू हुआ था। सही उत्तर ए होगा 1912। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर देखिए, विकल्प दे रखा है 1890, 1885, 1947, 1971। यहाँ पे सही उत्तर होगा 1885। याद रखेंगे, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद क्या है? सबसे जो ऊंचा पद है वो किसका होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल? ठीक है, राष्ट्रपति का होता है संवैधानिक पद सबसे ऊंचा। अगला दे रखा है, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित है। 552, 545, 542, 543। यहाँ पे सही उत्तर का होगा 552 है। उद्योग की जननी किसे कहा जाता है? इसे उद्योग की जननी बोलिए या फिर आधारभूत उद्योग बोलिए, दोनों चीजें कहा जाता है। उद्योग की जननी या आधारभूत उद्योग। यहाँ पे सही उत्तर होगा लोहा एवं इस्पात उद्योग। विकल्प में दे रखा है केवल लोहा, तो हम सही उत्तर कर देंगे लोहा को। अगला प्रश्न है, हमारे देश दूसरा बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी हमारे देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश। सही उत्तर डी यहाँ पर गा होगा, ओडिशा। 10वां प्रश्न है, उच्च किस्म का कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस या पीट। तो देखिए, कोयले के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है लिग्नाइट, तीसरा होता है बिटुमिनस और चौथा होता है पीट। तो सबसे उच्चतम कोयला होता है एंथ्रासाइट, जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सेक्शन बी लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए सर, आप जल्दी से यहाँ देख लीजिए। दे रखा है 1857 क्रांति के दो प्रमुख कारणों को संक्षेप में लिखें। तो देखिए, पहला तो था यहाँ पर प्रशासनिक कारण, लिख दीजिएगा आप एक ठो, कि भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों से वंचित रखा गया था। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा आप कारण लिख सकते हो एनफील्ड राइफल्स, यानी सैनिकों को दी जाने वाली नई एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों
ने इन राइफल का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। 2 कारण हो गए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, औद्योगिक क्रांति भारतीय कुटीर उद्योग को किस प्रकार प्रभावित किया? तो यहाँ पर लिखना है, औद्योगिक क्रांति से पहले ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग ऊन काटना, चमड़ा रंगना और कपड़े सिलना जैसे काम करके जीविका चलाते थे, वही हुआ कुटीर उद्योग। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा और कुटीर उद्योग और कारखानों से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी, ठीक है, और वे क्या हुए, तबाह हो गए। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो देखिए यहां पर लिखना है, पहला, लोकसभा चुनाव में जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है। प्रधानमंत्री संसद में बहुमत पार्टी के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है और वास्तविक कार्यकारी होता है। 3 लिख देना था, हो गया। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख कार्यों को लिखें। तो यहां पर लिखना है कि संविधान की व्याख्या करना। सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का अंतिम व्याख्या रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून, सरकारी कामकाज और कार्यकारी फैसले संविधान के प्रावधानों के मुताबिक हो। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए व्यापक अधिकार क्षेत्र है। 15वां प्रश्न है, यहाँ पे बहुत शानदार, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्या अंतर है, उदाहरण स्पष्ट करें। तो देखिए सबसे पहला यहां पर आता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में होगा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस से बनते हैं, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पवन, जल और भूतापीय ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बनते हैं। बस इतना ही आपको लिख देना था, आपका उत्तर सही हो जाता। तो ये था आपका वीकली टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन, साथ ही साथ उसका आंसर। अब आपको लग जाना है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। मैं लगातार क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस को लगातार देखोगे तो आपको दिमाग में बैठेगा तो आप अच्छा स्कोर करोगे। और यहाँ पर ये जो एग्जाम होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा, उसको आप यहाँ पर ये समझ के गलती मत करिएगा कि वीकली टेस्ट की तरह पार हो जाएगा, किसी तरह हम कर लेंगे। नहीं साथियों, इसमें आपको सीखने की जरूरत है, अच्छे से लगन से मेहनत करने की जरूरत है। 1-2 सप्ताह भी है, आप मेहनत करिए, अच्छा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।